बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माय डियर ऑडियंस और माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरीट लोअर माल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा आपसे मुखातिब हैं। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने देखे तो उसमें हमने चैप्टर 1 यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की जानिब और चैप्टर नंबर 2 का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है, या अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आखिर होती क्या है। तो बात याद रखें, अदारे हमेशा दो तरह के होते हैं। कुछ वो अदारे होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, और बाज़ वो अदारे होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि अपनी तस्कीन करना होता है, इनर सेटिस्फेक्शन होता है, अपने आप को मुतमईन करना होता है। और हम अपने आप को मुतमईन कैसे कर सकते हैं? दूसरों की मदद करके, दूसरों की हेल्प करके। हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम कोई ऐसा स्कूल बना सकते हैं जिसमें हम बच्चों को फ्री तालीम दे दें, या कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज किया जाए, उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएँ, या कोई ऐसा अदारा बना सकते हैं जिसमें लोगों को किसी भी तरह की हेल्प मुहैया की जा सके। ऐसे तमाम अदारे, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि आवाम की खिदमत करना होता है, आवाम की फलाह व बहबूद करना होता है। ऐसे अदारों को नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखें, जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं जिनका मकसद पैसे कमाना होता है, उनमें हम चीज़ें बेचते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और पैसे कमा लेते हैं। उनमें जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, उसके बाद लेजर्स आ जाता है, ट्रायल बैलेंस आ जाता है। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं जिसे फाइनल अकाउंट कहते हैं, और उसके बाद बैलेंस शीट बना देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, इनके भी अकाउंट्स होते हैं। अगरचे हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन हमारे पास इनकम आएगी तो ही तो हम खर्च करेंगे। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं आएगा तो हम खर्च कैसे कर सकते हैं और उस लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हैं या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके अकाउंट्स बनाने के लिए भी हमें अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात करते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, बात याद रखें, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जब अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद इसी तरह इसके भी हम अकाउंट्स बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट, बल्कि इसका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता क्योंकि इसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। जब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की तो इसमें हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी इनकम्स कितनी हैं। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से। इसमें भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, लेकिन इसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते बल्कि इसमें हम सिर्फ बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट बनाने का तरीकाकार सेम वही है जो पहले था, थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, कैपिटल फंड आ जाता है। और इसके अलावा जब हम वहाँ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट तो उसको बनाने का तरीका और है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, जब यहाँ पर बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में एक्सपेंडिचर्स तो सारे सेम आते हैं, स्टाफ की सैलरी, पानी बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह, या एसेट्स की डेप्रिसिएशन, वो सारे मामला तो वैसे ही होते हैं। लेकिन जब हम बनाते हैं इनकम अकाउंट बनाते हैं तो इनकम्स में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। वो कौन सी चेंजेस आती हैं इंशाल्लाह हम उनके अंदर की बात करते हैं। हम ये देखेंगे कि हमें इनकम्स कहाँ कहाँ से हासिल हो रही हैं और उन इनकम्स को हमने कहाँ कहाँ खर्च किया। इनकम्स में से तमाम एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट फिगर आ जाती है, जो बैलेंसिंग फिगर आती है, वो या तो डेफिसिट होगा या वो हमारे लिए सरप्लस होगा।
तो इंशाल्लाह इसकी हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा इसके मुतालिक। अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर की डेफिनेशंस को गो थ्रू किया जाए, डेफिनेशंस को देखा जाए। तो आइए शुरू करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं। जब डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं तो पहली डेफिनेशन है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी बोला जाता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। लाहौर बोर्ड में डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन ट्रेडिंग कंसर्न। अब जो स्टूडेंट्स हुआ करते हैं वो ऊपर से सही तरह पढ़ते नहीं और वो ट्रेडिंग कंसर्न की डेफिनेशन के अंदर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो बच्चों बात याद रखें, अदारे दो तरह के होते हैं। कुछ ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, उन्हें ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। कुछ ऐसे अदारे होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि आवाम की खिदमत करना होता है, वह नॉन प्रॉफिट मेकिंग कहलाते हैं या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहलाते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, आवाम की खिदमत करना होता है, ना ये चीज़ें ख़रीदते हैं, ना ये चीज़ें बनाते हैं, ना ये चीज़ें बेचते हैं, सिर्फ इनका मकसद क्या है, आवाम की खिदमत करना, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ऐसे अदारे जो आवाम की खिदमत के लिए बनाए जाते हैं उनका नाम होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो डेफिनेशन देखिएगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर दोज, ये वो अदारे हैं हु डू नॉट बाय और मैन्युफैक्चर एंड सेल गुड्स, जो ना चीज़ें ख़रीदते हैं, ना चीज़ें पैदा करते हैं, ना चीज़ें बेचते हैं। एंड प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये चीज़ बड़ी, ये लाइन जो है ये बड़ी अहम लाइन है कि इनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एंड ऑब्जेक्ट इज़ टू डू गुड टू द सोसाइटी थ्रू वेलफेयर एक्टिविटी। इनका मकसद होता है कि फलाह बहबूद करें और ऐसी सरगर्मियों के ज़रिए आवाम की खिदमत की जा सके। इसके बाद आप स्केच बना सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती हैं, स्केच बना लें, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। या आप ये भी कह सकते हैं एक्टिविटीज़ दो तरह की हो सकती हैं, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं आप। तो इसकी एग्जांपल देखिएगा, क्लब्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड लाइब्रेरीज एट्सेट्रा। डेफिनेशन नंबर 2 देखिएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अदारे दो तरह के होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे अदारे जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, जब हम अकाउंटिंग में उनको डील करते हैं तो पहले जर्नल एंट्रीज बनती हैं, लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम बना लेते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं। लेकिन जब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते हैं ना, तो इनमें ट्रायल बैलेंस तो बनता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, बल्कि उसकी जगह पर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। क्या बनाते हैं जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की हम जब भी बात करते हैं तो ये भी बेसिकली एक तरह का टी अकाउंट होता है, जिसके लेफ़्ट साइड पे तमाम एक्सपेंडिचर्स आते हैं और राइट साइड पे तमाम इनकम्स आ जाती हैं। इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो हमारे बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, वो समझते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले वो इनकम लिख देते हैं फिर एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। टी अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंडिचर्स को लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, क्योंकि ये डेबिट एंड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और इनकम्स को लिखेंगे राइट साइड पर यानी कि क्रेडिट साइड पर। तो तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर्स लेफ्ट साइड पर लिखे जाएंगे, तमाम की तमाम इनकम्स राइट साइड पर लिखी जाएंगी। दोनों का फ़र्क लिया जाएगा और फ़र्क लेने के बाद या तो हमें पैसे बच रहे होंगे या हमारी पॉकेट से मज़ीद पैसा जा रहा होगा। अगर पैसे बच रहे हैं तो सरप्लस है, अगर पैसा आपकी पॉकेट से मज़ीद जा रहा है, आपको नुकसान हो गया, यहाँ लॉस तो हम नहीं कह सकते, डेफिसिट का नाम देखो। देखिएगा ज़रा, इट इज़ एन अकाउंट इन विच ऑल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट साइड। तमाम एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड पर। एंड ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन राइट साइड। क्यों? टू कैलकुलेट सरप्लस, या हमारा मकसद सरप्लस कैलकुलेट करना है या डेफिसिट कैलकुलेट करना है। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस को उर्दू में बोलते हैं फाजल, इजाफी जो हमारे पास पैसा आ जाता है। अगर ऐसे अदारे में इनकम्स ज़्यादा हो जाएं, खर्चे कम हो जाएं, अगर हमारी इनकम्स बढ़ जाएं और एक्सपेंसेस कम हो जाएं, तो दोनों का जो फ़र्क होगा उसका नाम सरप्लस है। डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन है जी,
एक्सेस ऑफ इनकम्स, आमदनियों का बढ़ जाना, ओवर एक्सपेंडिचर और अखराजात का कम हो जाना, ये क्या कौन सी सूरत हाल आ जाती है, इसको बोलते हैं हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी जो इनकम हैं वो बढ़ गई हैं, किससे? एक्सपेंडिचर से। मैथमेटिकल फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर आप लिख रहे हैं डेफिसिट। अच्छी बात है। इनकम्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर्स इज नोन एज सरप्लस। ये सरप्लस है। अब हम बात करते हैं डेफिसिट की। उसकी डेफिनेशन है, डेफिसिट को उर्दू में बोलते हैं खसारा, नुकसान। डेफिनेशन देखिएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएं, आमदनियां कम हो जाएं, तो इसको बोलेंगे डेफिसिट। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर नोन एज डेफिसिट। अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? डेफिसिट जो है ये कैसे आएगा, कैलकुलेट होगा, लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स आर लेसर देन इनकम्स। ठीक हो गया जी? तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें एक कैश बुक दी होती है, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये दरअसल कैश बुक होती है, जिसमें तमाम कैश रिसीट्स एक साइड पे लिख देते हैं और तमाम कैश पेमेंट दूसरी साइड पर लिख देते हैं। आपको अदारे में जितना भी पैसा आ रहा है, जहाँ जहाँ से भी पैसा आ रहा है, वो सारे का सारा पैसा एक साइड पे लिख देंगे, और जिसको पैसा आप अदा कर रहे हैं वो सारे का सारा पैसा दूसरी साइड पे लिख देंगे। देखिए, कैश बुक जो हम बनाते हैं ना, कैश बुक बनाते हैं, उसमें जितना पैसा फ्रीक्वेंटली आता रहता है हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। मसलन आपको किसी शख्स ने हेल्प करने के लिए डोनेशन दे दिया, आपने डोनेशन लिख दिया कि मुझे 12 तारीख को डोनेशन मिला। उसके बाद 18 तारीख को एक और शख्स ने आपको डोनेशन दे दिया, आपने कहा डोनेशन मिला 18 तारीख को। तो बताने का मकसद ये है कि कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल फॉर्म्स में आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तारीख के लिहाज से डेट वाइज आप रिकॉर्डिंग करते हैं। इसी तरह पूरे साल में कई लोग आपको सब्सक्रिप्शन देते रहते हैं, आप सब्सक्रिप्शन को अलग अलग लिखते रहते हैं, लेकिन जब कैश बुक मुकम्मल हो जाती है तो तमाम सब्सक्रिप्शन को जमा करके आप उसको इनकम साइड पे लिख देते हैं कि ये हमारी सब्सक्रिप्शन है, और जितना कैश आपको रिसीव हुआ होगा वो सारा एसेट साइड पे लगा देंगे आप। तो कैश आपको किस वजह से रिसीव हुआ? सब्सक्रिप्शन की वजह से। इस तरह जो लोग आपको डोनेशन देंगे, चंदा देते रहेंगे, कितने ज़्यादा डोनेशन के अकाउंट्स बनेंगे, लेकिन जब उसको लिखने का वक्त आएगा कैश बुक में, तो डोनेशंस को जमा करने के बाद एक सिंपल अमाउंट लेंगे और उसको कैश बुक में भी शो करवा देंगे और अपनी इनकम में भी शो करवा देंगे। तो कैश बुक की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी बुक जिसमें तमाम कैश रिसीट्स एक साइड पर लिखी जाती हैं, तमाम कैश पेमेंट्स दूसरी साइड पर लिखी जाती हैं, उसको बोलते हैं कैश बुक या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? देखिएगा ज़रा, ए बुक इन विच ऑल कैश रिसीट्स, जितना कैश आपको मिला है, आर रिकॉर्डेड, उसको लिखा जाएगा ऑन लेफ्ट साइड, एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन राइट साइड। जितना कैश आपके पास आ रहा है वो लिखा जाएगा लेफ्ट साइड पर, और जितना कैश आप अदा कर रहे हैं वो लिखा जाएगा राइट साइड पर। आगे मजीद आते हैं, सब्सक्रिप्शन की जानिब बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं वो मंथली या एनुअली कुछ अमाउंट पे करते हैं। मतलब फ़र्ज़ कर ले कुछ 4-5 लोगों ने मिलजुल के एक अदारा बनाया कि जिसका मकसद है कि लोगों को बीमारियों से बचाना, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसको बीमारी डायग्नोस करना, उसका इलाज करना और उसको मुफ्त अद्वियात फ़राहम करना। अब ज़ाहिर बात है कि इस अदारे को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसा हमें कहाँ से मिलेगा? जितने भी अफराद इस अदारे का हिस्सा हैं वो मंथली या एनुअली एक अमाउंट फ़िक्स पे करेंगे, और जो अमाउंट फ़िक्स की जाती है मेंबर की तरफ से उसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन। और जो मेंबर अपनी सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो अदारा छोड़ना चाह रहा है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स मंथली और एनुअली टू अलाइव मेंबरशिप, अपनी मेंबरशिप को बचाने के लिए एज पर रूल इज़ नॉन एज सब्सक्रिप्शन।
अब बात याद रखें, सब्सक्रिप्शन दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल सब्सक्रिप्शन जिसकी डेफिनेशन आपको बता दी गई, एक होती है स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन, ऐसी सब्सक्रिप्शन जो किसी ख़ास मकसद के लिए इकट्ठी की जाती है। मसलन हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, अब बिल्डिंग थोड़ी सी डैमेज हो गई है, बिल्डिंग रिपेयर होने वाली है, हम सिर्फ बिल्डिंग को मुरम्मत करवाने के लिए जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे वो स्पेशल सब्सक्रिप्शन बन जाएगी, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन बन जाएगी। हम प्राइजेस देना चाह रहे हैं, हम चैरिटीज़ देना चाह रहे हैं, गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं, ख़ास मकसद है, तो इस ख़ास मकसद के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा उसका नाम होगा स्पेशल सब्सक्रिप्शन। तो एडिशनल सब्सक्रिप्शन, इजाफी जो अतियात आप लेते हैं फ्रॉम मेंबर्स ओवर एंड अबव रेगुलर सब्सक्रिप्शन। रेगुलर सब्सक्रिप्शन के अलावा आप जितना इजाफी अमाउंट वसूल करते हैं अपने मेंबर से, क्यों लेते हैं? फॉर स्पेशल पर्पज़, किसी ख़ास मकसद के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, उसके लिए आपको फंड चाहिए, चैरिटीज़ टू पुअर या अवार्डिंग द प्राइजेस। तो अब ये पैसा किसी ख़ास मकसद के लिए हमारे पास आ रहा है तो उसका नाम क्या होगा? स्पेशल सब्सक्रिप्शन। अब एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि ये हमारी इनकम होती है, ये इनकम साइड पे जाएगी, ये भी इनकम है। एडमिशन फ़ीस, कि जो मेंबर अदारे में नया नया आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, जो मतलब मेंबर अदारे में आना चाहता है वेलफेयर पर्पज़ के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए आना चाहता है, तो वो थोड़ी बहुत फ़ीस पे करेगा। जाहिर बात है जो वो थोड़े बहुत पैसे देगा उससे अदारे की हेल्प तो हो जाएगी ना, तो इसे एडमिशन फ़ीस बोलते हैं या एंट्रेंस फ़ीस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा, द अमाउंट विच इज़ पेड बाय ए न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन एडिशन टू सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एडमिशन फीस, भी इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम एंट्रेंस फीस भी कह सकते हैं। उसके बाद है लीगेसी या लगेसी, इसको उर्दू में बोलते हैं तरका। देखें, एक शख्स है, वो एक वसीयत लिखता है, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से आपको पैसे दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डोनेशन। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा पैसा, मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी ऐसे अदारे को दे दी जाए जो आवाम की वेलफेयर कर रहा है, जो आवाम की मदद कर रहा है, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उस फंड को, उस चंदे को लिगेसी का नाम दिया जाएगा, तरका। ठीक है, तो ये शख्स की वसीयत। एक शख्स है ना, उसने करोड़ों रुपए कमाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपया उसने कमाया, उसके बाद पैसा मौजूद है। अब वो चाहता है कि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे सहूलत वाली अच्छी ज़िंदगी गुजारने दो, मेरे मरने के बाद, ये मेरी वसीयत है, मेरे मरने के बाद मेरा सारा पैसा किसको मिलेगा? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को दे दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? लीगेसी। प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय विर्च्यू ऑफ विल, विल कहते हैं वसीयत को, ये वसीयत होती है, ऑफ ए पर्सन आफ्टर हिज डेथ, एक शख्स के मरने के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक जो पैसा हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को देते हैं, ऐसे अदारे को देते हैं। तो बेटा ये जो लीगेसी है आपकी बुक में ना, इसको हमेशा एज ए कैपिटल रिसीट ही शो करवाया गया है। बेसिकली रिसीट दो तरह की होती हैं, एक होती हैं छोटी रिसीट्स, एक होती हैं बड़ी रिसीट्स। मसलन बड़ी वसूलियाँ या बड़ी इनकम, छोटी इनकम कह लें, तो आपकी बुक में इसे हमेशा बड़ी इनकम कहा गया है। इसे हमेशा आपकी बुक में क्या कहा गया है? कैपिटल रिसीट्स, इसको आपकी बुक में कहा गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो है ना लीगेसी, ये बड़ी अमाउंट भी हो सकती है और छोटी अमाउंट भी हो सकती है। जो छोटी अमाउंट होगी ना वो शो होगी इनकम साइड पर, और जो बड़ी अमाउंट होगी, जो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, वो शो होगी बैलेंस शीट, लायबिलिटी, कैपिटल फंड में। अब ये इस चीज़ का फैसला कैसे किया जाएगा कि कौन सी अमाउंट छोटी है, कौन सी अमाउंट बड़ी है? जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है। बाज़ अदारों में 50 लाख छोटी सी अमाउंट होती है, लेकिन बाज़ अदारों में 50,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब हम ये किस तरह फैसला करेंगे? तो बेटा हम कंपैरिजन्स करेंगे आपस में। जैसे एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, अगर मैं ये कहूँ कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये छोटी है कि बड़ी है, तो आप में से मुझे कोई भी नहीं बता सकता। आप कहेंगे सर एक और लाइन लगाएं ताकि हमें पता चले
कि हम कंपैरिजन करें आपस में। अगर मैं कहूँ आप बताएं, अब ये लाइन लग गई है, अब बताएं ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, तो अब आप मुझे अच्छी तरह से बता सकते हैं कि सर जब हम इस लाइन के इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये लाइन छोटी है। तो बिल्कुल इसी तरह बिज़नेस इनकम्स को देखा जाएगा, बिज़नेस को कंपेयर किया जाएगा। बाज़ बिज़नेस में 50 लाख बहुत छोटी इनकम होती है, बाज़ बिज़नेस में 50,000 भी बहुत बड़ी इनकम होती है। तो मेरी नज़र में जो लिजासी है ये दो तरह की होती है, एक स्मॉल अमाउंट और एक बिग अमाउंट। जो छोटी अमाउंट है वो हमारी इनकम बननी चाहिए। बहरहाल आपकी बुक में इसको हमेशा कैपिटल रिसीट्स ही कहा गया है, ठीक है बच्चों। आगे मुझे बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस की। ये जो है ना सब्सक्रिप्शन, ये वो अमाउंट है जो कोई मेंबर मंथली या एनुअली जमा करवा देता है और वो मंथ के लिए या 1 साल के लिए अदारे का मेंबर बन जाता है। जब अगला महीना आएगा उसको फिर मज़ीद अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए, या जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो अगले साल वो मज़ीद हमारा मेंबर बनना चाहता है कि नहीं, इसके लिए फिर मज़ीद पैसे भी आपको जमा करवाएगा। लेकिन एक मेंबर है वो कहता है कि मैं बार बार नहीं जमा करवा सकता, मंथली पेमेंट जमा करवानी है या एनुअली करवानी, मैं नहीं करवा सकता। आप मुझसे ना मेरी सारी ज़िंदगी की एक ही मरतबा इकट्ठी अमाउंट ले लें, तो 10 लाख 20 50 जितने पैसे वो मतलब तय होंगे, तो ऐसा शख्स जो लाइफ टाइम आपके अदारे का मेंबर बन जाता है, वो इकट्ठी सब्सक्रिप्शन आपको जमा करवा देता है, उसको बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। अमाउंट पेड बाय ए मेंबर लम्प सम, ठीक है ना, इकट्ठी अमाउंट टू बिकम अ लाइफ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसको हम लिखते हैं ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी। कैपिटल फंड क्या होता है जी? एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को जब हम माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आती है उसे बोलते हैं कैपिटल फंड। मसलन 100 रुपये के एसेट्स हैं, 80 रुपये की हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो 100 में से जब 80 रुपये को माइनस कर देंगे पीछे बचेगा 20 रुपया, तो वो क्या बनेगा हमारे लिए? कैपिटल फंड। डेफिनेशन देखिएगा, एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज कॉल्ड कैपिटल फंड। इसका मोटिव नेम है, इसको जनरल फंड भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड या सरप्लस फंड, तीनों में से किसी एक नाम से आ सकता है। डोनेशन, देखें दो चीज़ों में फ़र्क आपको आना चाहिए, डोनेशन में और सब्सक्रिप्शन में क्या फ़र्क है। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग हैं वो एनुअली या मंथली जो अमाउंट पे करेंगे वो सब्सक्रिप्शन है, वो उन्होंने पे करनी है। लेकिन डोनेशन क्या होता है? डोनेशन कोई भी दे सकता है, और डोनेशन क्यों देते हैं? एज ए गिफ्ट। जैसे हम मस्जिद में मस्जिद की तामीर करने के लिए, मस्जिद के मामलात को चलाने के लिए, मस्जिद का बिल देना है, पानी बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल वगैरह पे करना है, तो उसके लिए हम चंदा इकट्ठा करते हैं, तो वो डोनेशन है। वो जो शख्स वो चंदा देता है ना, वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मैंने फ़लाँ वक्त में चंदा दिया था, मुझे मेरा चंदा वापस किया। नहीं, जो पैसे दे दिए जाते हैं वो एज ए गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो डोनेशन की जो डेफिनेशन है उसमें गिफ्ट का वर्ड आएगा, अमाउंट रिसीव्ड बाय द मेंबर्स और अदर पीपल, या जो बाहर के लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, जब वो अदा करते हैं, जो पैसे देते हैं एज ए गिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं? डोनेशन। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स और जनरल पब्लिक बाय वे ऑफ गिफ्ट इज कॉल्ड डोनेशन। ऑनोरेरियम, एजाजिया, मतलब कोई शख्स है, हमने उसे बुलाया लेक्चर डिलीवर करने के लिए या सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए। मतलब हमने एक छोटा सा अदारा ओपन किया, उसका मकसद है कि हमने लोगों को हेपाटाइटिस, ब्लड कैंसर या मतलब टीबी से बचाना है, लोगों को इस तरह के मामला से बचाना है, उसके लिए अद्वियात हमने मुफ्त फराहम करनी है। तो हम एक डॉक्टर को बुला रहे थे कि सर आप इस मौजू पर लेक्चर डिलीवर करें, आवाम को बताएं। तो जब वो लेक्चर डिलीवर करेगा, लोगों को बताएगा कि इनके प्रिकॉशंस क्या हैं, इनसे आपने कैसे बचना है, तो जब हम उस डॉक्टर को जाने से पहले पेमेंट करेंगे अदारे की तरफ से, तो उस पेमेंट का नाम क्या होगा? ऑनोरेरियम। तो इसकी डेफिनेशन है जी, अमाउंट पे टू पर्सन हु मे बी इन्वाइटेड टू डिलीवर द लेक्चर इज कॉल्ड ऑनोरेरियम।
तो बेटा आज तक जो हमारा लेक्चर था, आज का जो वीडियो लेक्चर था, ये यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, उसमें हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि अकाउंटिंग में किस किस तरह से नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, सरप्लस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपने वालिदैन अपने उस्ताद कराम के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।